हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो आप मेरे साथ में सिर्फ एक चीज आपसे मैं मांगता हूं, पेशेंस। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं, बट बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है, आई प्रॉमिस यू दैट। और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स काम करती है और कैसे नेशंस यूटिलाइज करते हैं एक नेशन जो कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जो कि स्पेस बनाता है दूसरे नेशंस के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रंप कुड मेक चाइना ग्रेट अगेन। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं और उससे पहले भी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं कैसे अमेरिका को दोबारा से ग्रेट अमेरिका बनाऊं, यानी कि ग्रेटर अमेरिका का उन्होंने एक विजन देखा था। बट जिस तरीके से वो अब स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, चाहे से वो इंटेंशन नहीं है उनका, बट ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि वो चाइना को ग्रेट बनाएंगे। और आपको यह पता है कि काफी सालों से अगर यूएस से कोई कंपीट कर रहा है तो वो नेशन है चाइना, जो कि अपने आप को इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे डोमिनेट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करता हूं तो वहां पे वो डोमिनेट करते हैं, यहां पे मैं चाइना की बात कर रहा हूं। दूसरा, जो उनकी सप्लाई चेन है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, वहां पे भी वो डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। तीसरा, जिस हिसाब से चाइना सिक्योर कर रहा है रेयर अर्थ मेजर मिनरल्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहां पे भी चाइना जो है लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसा पहली बार नहीं है। जब पहली बार भी जब सरकार में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था, तब भी यही अटकलें लगाई गई थी कि जो वो स्टेप्स ले रहे हैं वो चाइना को ग्रेट बनाएगा। तो क्या ट्रंप इस मिशन पे है कि अमेरिका को ग्रेट बनाए या फिर वो चाइना को ग्रेट बनाए? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है और हम सारी बातें करेंगे कि क्या ऐसे वो स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि वो चाइना को स्पेस देते हुए नजर आ रहे हैं, और कैसे जो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसको चाइना फिल कर सकता है, बट उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल चाइना नहीं होगा, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, ऐसे स्टेप्स। अब इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको वर्ल्ड लीडिंग पावर बनना है तो आपके पास में आर्थिक ताकत यानी इकोनॉमिक माइट होनी चाहिए, आपके पास में सैन्य ताकत यानी कि मिलिट्री माइट होनी चाहिए, जो दोनों नेशंस के पास में है। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप्स लें तो वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करे, राइट। यानी कि आपके पास में पावर होनी चाहिए कि क्या आप ग्लोबल लेवल पे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं। वहीं पे अब जो यूएस स्टेप्स ले रहा है उसकी वजह से चाइना जो है वो अपना रोल स्ट्रेंथन कर सकता है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, और आगे जाके वो इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आएगा। तो पहली चीज क्या होती है? पहली चीज, अगर आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की माने, जो रिसेंटली उनकी एक फैक्ट शीट होती है, उससे उन्होंने जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो कि एक फॉर्मल नेम है चाइना का, उसको रिमूव कर दिया है और अब नाम रखा है चाइना। और दूसरा यह है कि जो वो ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात किया करते थे, जो कि उनकी फैक्ट शीट में मेंशन था, अब उन्होंने ताइवान की जो इंडिपेंडेंस है उसको भी रिमूव कर दिया है उस फैक्ट शीट से। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यूनाइटेड स्टेट्स की एक पॉलिसी रही है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी व्हेन इट कम्स टू चाइना और ताइवान। अब स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का मतलब यह है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं जो कि वेग है। अब इस केस में वो कैसे अप्लाई होती है? एक तरफ आप एम्बिगुअस क्यों हैं, आप फुली ये नहीं बोलते कि मैं ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता हूं, बट दूसरी तरफ आप फुली चाइना के साथ में कॉपरेट भी नहीं करते, यानी कि चाइना के साथ में आप इंक्लाइन भी नहीं करते। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जो मैं बात कर रहा हूं। और अब इस चीज से यह रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से दूर जा रहा है और चाइना के साथ में अपने रिश्ते बेटर बना रहा है। इसीलिए उन्होंने जो ताइवान का इंडिपेंडेंस वाला जो सीन है, या फिर जो ताइवान का इंडिपेंडेंस का जो मेंशन था उनकी फैक्ट शीट में, उसको रिमूव कर दिया गया है। ताइवान को रिपब्लिक्स ऑफ चाइना बोला जाता है। दूसरा, जिस तरीके से ट्रंप ने जो भी वो फॉरेन एड देते थे बाकी कंट्रीज को, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो या फिर अफ्रीकन नेशंस हो, उनको फ्रीज करने की बात की है, उनको स्टॉप करने की बात की है। अब आपको यहां से एक चीज समझनी चाहिए, अगर कोई भी नेशन, यानी कि अगर यूएसए फॉरेन एड किसी नेशन को दे रहा है, किसी रीजन को दे रहा है, तो वहां से बिल्ड होती है उसकी गुडविल, वहां से वो बना पाता है अच्छे अलायंसेस, और इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर।
जहां पे आप मिलिट्री का यूज ना करते हुए, ऐसे कोई फोर्सफुल मेजर्स का यूज करते हुए आप क्या करते हैं, नेशंस के साथ में अलायंसेस बनाते हैं, नेशंस के साथ में आप ऐसा गुडविल, एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कि हां हमें भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वो चाइना को एक ऐसा स्टेज देंगे जहां पे चाइना जो है इस वैक्यूम को फिलअप कर सकता है, और फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की जो जरूरत है वो किसी को नहीं मिलेगी। बट वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनकी एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी है अमेरिका को ग्रेट बनाना, यानी कि मैं वो हर चीज करूंगा जो अमेरिका को फायदा दे। अगर वो फॉरेन एड दे रहे हैं, अगर वो फॉरेन एड नहीं देंगे और वो फॉरेन एड अमेरिका के पास रहेगी, तो वो अमेरिका के भले के लिए इन्वेस्ट की जा सकती है। सेम आप बात करते हैं बायलैटरल अलायंसेस की, बायलैटरल पार्टनरशिप्स की, कि मैं अब बहुत सारे समूह में, बहुत सारे रीजन्स में नहीं रहूंगा, मैं दो नेशंस के बीच में ही जो वार्तालाप हो सकती है, जो डिसीजंस हो सकते हैं, जो अलायंसेस हो सकती हैं, मैं वही बनाऊंगा। और वही चीज यहां से रिफ्लेक्ट होती है। और जिस तरीके से हमें उनकी एग्रेसिव टैरिफ मेजर्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको एडवर्सरीज बना रहे हैं, और जो एडवर्सरीज हैं उनको वो फ्रेंड्स बना रहे हैं। और ये जो पावर क्रिएट हो रहा है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पावर के अंदर, वहां पे चाइना फिलअप कर सकता है। ये सारी चीजें निकल के आती हैं। बट आगे हो कैसे रहा है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 55% ऑफ मिलेगा, बट आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज UV50, YUVI50, दैट इज जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे कोर्सेज हैं जो कि चालू होने वाले हैं, तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं और आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप एक कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। साथ साथ में काफी लोग जो हैं वो सीसेट में फेल हो जाते हैं, जीएस उनका स्ट्रांग होता है। अगर आपको सीसेट से डर लगता है और आप सीसेट में फेल हो चुके हैं, तो मधुकर सर ने एक पर्सनली एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आप सीसेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कीजिए और सीसेट की जो भी दिक्कतें हैं उसको रिमूव कीजिए, और ये सिर्फ अवेलेबल है 2999 में, राइट। अब एक आर्टिकल है कि आइसोलेशनिज्म वोंट मेक एनीवन ग्रेट अगेन। अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते जाओगे, आप अपने आप को अलायंसेस से दूर रखोगे, आप अपने आप को ग्रुप से विड्रॉ कर लोगे, आप अपने आप की फॉरेन एड नहीं दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। उससे एक बार के लिए आप अपने नेशन को बढ़ा भी सकते हो, बट जो आपका ग्लोबल इंफ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अब इस वर्ल्ड मैप से एक बार समझते हैं, पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर करवाता हूं, उसके बाद में जो बाकी आगे जो स्लाइड्स हैं वो आपको सिर्फ समझ में आ जाएंगी। अगर मैंने आपको अभी क्लियर नहीं करवाया तो आगे आने वाली स्लाइड्स आपको समझ में नहीं आएंगी। और प्लीज आपकी क्या राय है इसको लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च और बहुत एफर्ट डाला है इस वीडियो के अंदर। अब आप समझिए, ये आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। और यहां पे आपको दिखता है ये वाला रीजन है यूरोप, ये वाला रीजन है आपका अफ्रीका, ये वाला रीजन है आपका लैटिन अमेरिका, ये वाला रीजन है आपका सेंट्रल अमेरिका, ये आपका रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, और स्पेशली यहां पे साउथ चाइना सी। तो पहले इशू लेते हैं हम यूएस, चाइना और ताइवान का। अब देखिए, चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और ये बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ये माना जाता है कि ताइवान इज आवर पार्ट, ये अलग से नहीं है। बट ताइवान ये बोलता है कि हम सेल्फ गवर्निंग एंटिटी हैं, यानी कि हमारी खुद की मिलिट्री है, हमारी खुद की गवर्नमेंट है, हम चाइना से अलग हैं। और ये हुआ था जब चाइना में सिविल वॉर हुई थी 1949, उसके बाद से ये स्टैंस है। और चाइना ये कहता हुआ नजर आता है कि बाय 2027 हम जो है ताइवान को अपने अंदर मिला लेंगे। और इसी चीज को देते हुए मैंने आपको बताया था यूएस की क्या पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और किस तरीके से अब उन्होंने अपनी फैक्ट शीट से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइना है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हटा दिया, अब सिर्फ चाइना है, और ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं यूएस ने अपना इंफ्लुएंस यहां कम किया है, क्योंकि वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। इससे चाइना को स्ट्रेंथ मिलेगी, चाइना को मजबूती मिलेगी कि यूएस अपना स्टांस चेंज कर रहा है, और हम अब चाइना जो है ताइवान को क्या कर सकता है, हड़प सकता है, चाहे से वो सॉफ्ट पावर से करे या फिर हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री से करे या फोर्स से करे। पहली चीज आपको ये समझ में आई, राइट। दूसरी चीज ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है कि इंडिया का सहारा लेता है यूएस, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। बट अभी वो जो स्टैंस है वो भी धीरे धीरे थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे भी चाइना को स्ट्रेंथ मिल रही है कि कहीं ना कहीं यूएस जो है इस रीजन में ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि यूएस का जो प्राइम फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन ही है हमें, लेकिन अभी चाइना पे उतना ध्यान नहीं है। जिस तरीके से आपने सुना है कि कनाडा, मैक्सिको यहां पे क्या कर रहा है, वो टैरिफ्स लगा रहा है, तो ये उनके एलाइज हैं, उन एलाइज को वो एडवर्सरीज बना रहा है टैरिफ से, राइट, जिससे कि जो भी वो माल इंपोर्ट करेंगे नेशन से उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जो ट्रेड डेफिसिट हो रखा है। अब
ये ऑब्वियसली बात है, जो टैरिफ की धमकी है और जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो एज अ बार्गेनिंग चिप है यार, एक बार्गेनिंग पावर क्रिएट करने की कोशिश है जिससे कि ये नेशंस जो है हमारे लिए, अमेरिका के लिए मार्केट खोल सके। बट इस चीज की वजह से अगर आप अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर रहे हो, आप अलायंसेस तोड़ रहे हो, आप अपने अलाय को एडवर्सरीज बना रहे हो, तो ये एक अच्छी टैक्टिक नहीं है। फिर बात करते हैं यूरोप में। तो तीसरी बात आती है यूएस और नाटो का रिलेशनशिप। अब आपको पता है जो नेटो है उसके अंदर यूएस जो है वो अराउंड 70% कंट्रीब्यूट करता है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री स्पेंडिंग, और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है जब वो ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करने की बात करता है। आपको पता होगा कि काफी सारे जो मिलिट्री बेसेस हैं वो उन्होंने यूरोप के रीजन में बेस कर रखे हैं, चाहे वो इटली में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, यहाँ पे काफी ऐसे रीजन्स हैं जहां पे उन्होंने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। तो उन्होंने नेटो जो रीजन्स हैं, जो यूरोपियन रीजन्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब आप अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाइए, आपको पीस इंश्योर करना है तो आप खुद पीस इंश्योर कीजिए, मैं यहां पे आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, और जो नेटो है उसमें मैं अपनी स्पेंडिंग कम कर लूंगा अगर आप लोगों ने अपनी जीडीपी का 2% यहां पे स्पेंड नहीं किया तो। ये सारी चीजें निकल के आती हैं। अगेन वो अपने आप को इस रीजन से विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना ताइवान से विड्रॉ किया, यहां पे अपनी अलाइज को एडवर्सरीज बनाया, और फिर उसके बाद में ये जो यूरोपियन रीजन्स हैं इनमें भी वो क्या कर रहे हैं, जो उनके एलाइज हैं उनको एडवर्सरीज बना रहे हैं और यूरोपियन सिक्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूरोप जैसे रीजन से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या क्रिएट कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। इस वाले रीजन में वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वाले रीजन में वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वाले रीजन में आपने एडवर्सरीज बना लिए। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका की। तो जब मैं लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की बात करता हूं तो यूएस बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है इन रीजन्स में, चाहे से वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, वहां पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, वहां पे एजुकेशन की बात करनी हो, चाहे से वो कोलंबिया हो, आपका ब्राजील हो, इन रीजन्स में वो इन्वेस्ट करता हुआ नजर आता है। और अब वो इस फॉरेन एड को भी फ्रीज कर रहा है, इस फॉरेन एड को भी खींच रहा है। तो अगेन अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो पावर है, वो यहां से भी वो कम कर रहा है। सेम गोज विथ, आपकी बात करते हैं अफ्रीकन रीजन की। अब अफ्रीकन रीजन में आप बताइएगा, जो आपका यूनाइटेड स्टेट, यूसैड है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसके ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया गया है जब से एलन मस्क, जो कि हेड हैं डोजे डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला है कि हम जो अमेरिका के जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका वेस्ट कर रहे हैं मनी। हाँ, कुछ हद तक कर रहे हैं, बट कुछ हद तक इस रीजन में आपकी सॉफ्ट पावर बिल्ड हो रही थी जब आप सूडान जैसे रीजन में, साउथ सूडान जैसे रीजन में आप बात करते हैं कि कैसे आपने पीस कीपिंग ट्रूप्स को स्टेशन किया गया है, कैसे आप पीस में कंट्रीब्यूट करते हो, कैसे आप वहां पे गुडविल अपनी बना रहे हो, कैसे आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे से वो सोशल सेक्टर्स हो, चाहे से वो एजुकेशन हो, चाहे से वो हेल्थ केयर हो, राइट, वहां की उनकी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना हो, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देना हो, वहां हर जगह से आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो। तो इन सारे रीजन से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। तो किस तरीके से, एक अपनी फैक्ट शीट, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो इस रीजन में, दूसरा आप एलाइज को एडवाइजरीज बना रहे हो टेरिफ से, बायलैटरल अलायंसेस को आप ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, प्राइमरी फोकस आपका वो है, और जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको कम कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, हर एक रीजन से कैसे वो विड्रॉ कर रहा है। और जब आप रीजन से विड्रॉ करोगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा, और चाइना अभी मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिक माइट भी है, और जितना उसके पास पैसा है, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन्स, बिकॉज ऑफ सिक्योरिंग रेयर अर्थ, वो इन एरियाज में एंटर करते हुए टाइम नहीं लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंबोडिया में जो डी माइनिंग ऑपरेशन यूएसए चलाता था, अब कहीं ना कहीं कंबोडिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना को सिर्फ ये चाहिए, यूएस अपने आप को आइसोलेट करता जाए, धीरे धीरे हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए नजर आएंगे। राइट, ये चीज मैंने आपको बता दी। ये साउथ चाइना सी है, जहां पे चाइना जो है अपनी एग्रेसिवनेस दिखाता रहता है। पैरासेल आइलैंड हमारा है, स्पार्टले आइलैंड हमारा है, ये सारा रीजन हमारा है। राइट, और इसे कहते हैं उनकी धीरे धीरे एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी। राइट, और उसके बाद में ये यूरोपियन रीजन्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं। अब जो मैंने आपको बोला, जैसे ट्रंप अपने आप को वर्ल्ड स्टेज से विड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सम दिया, तो चाइना के लिए एक रास्ता बनता हुआ जा रहा है जिससे कि वो एंटर कर सकता है इस वैक्यूम में और अपने आप को ग्लोबल पावर या फिर वर्ल्ड का लीडिंग पावर बनाता हुआ दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यूरोप मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका मैंने आपको बता दिया, और स्पेशली जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस और बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से अपने आप को विड्रॉ किया। पहले उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उससे विड्रॉ किया, फिर जो बाइडेन आए फिर उन्होंने उसको रिजॉइन किया। सेम उन्होंने WHO से विड्रॉ किया, फिर उसके बाद में उन्होंने दोबारा रिजॉइन किया। ऐसे ही करके काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, और साथ में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पैसिफिक रीजन में जो आपके कंट्रीज हैं उनके साथ में पार्टनरशिप, वहां से भी वो बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को, उससे भी वो अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें यही रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे अपने आप को यूएस विड्रॉ कर रहा है, और इसकी वजह से चाइना को एडवांटेज मिल रहा है।
ठीक है। तो वहीं एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है तेज प्रताप सिंह, वो ये कहते हैं कि ये अप्रोच बहुत गलत है और कहीं ना कहीं ये चाइना को एम्पावर कर रहा है, क्योंकि पावर जो है कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकती। मतलब आपको लगता है कि मैं विड्रॉ कर लूंगा तो किसी नेशन के पास में ऐसी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां से ही वैक्यूम जनरेट हुआ, कोई ना कोई ऐसा देश, और मोस्ट प्रोबेबली चाइना जो है वो इस चीज में एंटर कर जाएगा, जिस तरीके से आप यूरोप और अफ्रीका से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूरोप के रीजन्स में आप सिक्योरिटी इंश्योर करोगे, जो आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे थे वो आपने बंद कर दी है, क्योंकि यूसैइड के ऑपरेशन आपने शट डाउन कर दिए हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, चाइना को आप मौका दे रहे हो जिससे कि वो रिप्लेस कर सके यूनाइटेड स्टेट्स को और लीड कर सके एज अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्लेयर। अब देखिए, यहां तक आपको समझ में आया किस तरीके से क्या पॉलिसीज है। अब कैसे जो चाइना की एक्सपेंशनरी स्ट्रेटजी है, कैसे चाइना एग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस अलग अलग रीजन्स में दिखाता हुआ नजर आता है, उसको कैसे ट्रंप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने इंपेरियल डिजाइन से। तो जैसे ही ट्रंप ने ऑफिस अज्यूम किया, तो उनका जो एक फंडामेंटल एक टीनेट है या फिर एक फंडामेंटल पॉलिसी है, उसमें आपको रिलाइनमेंट देखने को मिलेगा कि कैसे अपने नेबर्स को, कैसे अपने एलीज को एडवर्सरी बनाया जाए। कैसे? एक तो उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने लगाया टैरिफ्स। टैरिफ से क्या हो गए, वो एलीज बन गए एडवर्सरीज। जहां पे जो चाइना की टिकटॉक ऐप थी उसके ऊपर उन्होंने बैन लगाने की बात करी, उन्होंने उसको बचा लिया, जिससे कि चाइना जो है अमेरिकन को इंडोक्ट्रिनेट कर सके। राइट? चाइनीज जो मेंटालिटी है वो अमेरिकन मेंटालिटी के अंदर आ सके और अमेरिकन इनएफिशिएंट हो जाए, वैसा कुछ काम नहीं किया उन्होंने, उसको स्टॉप नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि मैं डेनमार्क को थ्रेट दिया कि मैं इन्वेड कर दूंगा। फिर उन्होंने रशिया को भी एनकरेज किया कि आप क्या नाम है, रशिया को एनकरेज किया कि आप यूरोपियन एलीज में इन्वेड कर दीजिए, अगर यूरोपियन एलीज उनकी बात नहीं मानते हैं तो। राइट? तो जो आपने एलीज हैं उनको आप एडवर्सरी बनाते जा रहे हो। फिर उसके बाद में ट्रंप ने एक नई पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट किया, जो कि यूएस की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है उसको पूरी की पूरी तरीके से रिवर्स करता है। जैसे कि रशिया और चाइना उसके लिए एडवर्सरीज थे, इंस्टेड अब जो उसके यूरोपियन एलीज हैं या फिर जो उसके नेबर्स मैक्सिको और कनाडा हैं वो एडवर्सरीज बनते जा रहे हैं। तो आपकी जो पहले एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी कि मैं अपने एलीज को साथ में रखूंगा, क्लोज में रखूंगा, बहुत बड़ी अलायंसेस बनाऊंगा जिससे कि मेरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहे, अब उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आपने चेंज कर दिया है। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद में, यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही फंडामेंटल टेनेट था, जिसका मतलब यह था कि मैं किसी भी देश के, किसी भी नेशन के जो टेरिटरी है उसके ऊपर एनक्रोच नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको स्टॉप भी करूंगा और मैं वहां पे कोई ना कोई ऐसा स्टेप लूंगा जिससे कि ऐसा ना हो। यानी कि मैं किसी देश की जो नेशन की सॉवरेनिटी है उस पर अटैक नहीं करूंगा। और काफी सालों से यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऐसा हमेशा से स्टैंड लेता हुआ आया है। चाहे से सद्दाम हुसैन जो कि इराकी डिक्टेटर थे, जो कि जिन्होंने कुवैत में इन्वेजन किया था तो वहां पे भी यूएस की फोर्सेस ने इन्वेट किया, या फिर बल्कान्स में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। बट ऐसा केस अभी नहीं है। अभी यूनाइटेड स्टेट जो है वो सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जो इनकी ये पॉलिसी थी कि मैं किसी भी नेशन को ऑक्यूपाई नहीं करूंगा विद द यूज ऑफ फोर्स। और ये कहां देखने को मिलता है, जब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जो डेनमार्क का ग्रीनलैंड आइलैंड है उसको हथिया लूंगा, पैनामा कैनल को अपना हिस्सा बना लूंगा, कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, और सबसे बड़ी बात गाजा स्ट्रिप। राइट? उन्होंने बोला है कि मैं गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लूंगा। अब एक रीजन हमारा छूट गया था, मिडल ईस्ट। ये स्टेटमेंट देते ही उन्होंने मिडल ईस्ट से भी अपने आप को या तो रिश्ते खराब कर लिए या फिर वो अपने आप को विड्रॉ करता हुआ मान लीजिए, या फिर जो अलायंसेस उसके थे। कैसे? अब गाजा को आप ऑक्यूपाई कर लोगे और फिर उसके बाद में इजराइल को आप हैंडओवर कर दोगे अगर गाजा, राइट, तो होगा क्या, मिडल ईस्ट के अंदर जो भी आपके एलीज हैं, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप गाजा पे अटैक कर रहे हो, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे मेजॉरिटी नेशन क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड है। ये आपको समझना पड़ेगा। राइट? और इसी वजह से उन्होंने यूनेस्को से विड्रॉ किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इजराइल की तरफ एक बायस दिखाया था और पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था। उस वजह से उन्होंने यूनेस्को से भी विड्रॉ किया था। और ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो उनको परमिट करता है इस चीज को, बट कहीं ना कहीं वो हर एक रीजन में अपने एलीज को एडवर्सरी बनाते जा रहे हैं। और काफी सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को सपोर्ट किया है, जिससे कि चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर किया जा सके।
क्योंकि जो चाइना है वो बहुत सारे क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसको बिलोंग करता है। फिर वहां पे जो आइलैंड चेन्स हैं, जो मैंने आपको पैरासेल आइलैंड दिखाया, स्पार्टली आइलैंड दिखाया, या फिर जो सेवरल नेशंस की टेरिटरी है, जैसे कि अक्साई चीन है जो इंडिया के यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख के बारे में बात करता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को वो अपना हिस्सा मानता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन किया था इंडिया को इस केस के अंदर तो, बट जिस तरीके से ये पॉलिसीज अब फॉलो की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को फेवर करती हैं कि आप अगर एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा दिख रहे हो, क्योंकि आप जिस चीज को अपोज करते थे आज आप उस चीज के फेवर में हो, राइट। और फेवर में हो तो चाइना को क्या मिल जाती है? चाइना को मिल जाती है लेजिटिमेसी, चाइना को मिल जाती है स्ट्रेंथ, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2027 तक चाइना ने यह कहा है कि जो ताइवान सेल्फ रूलिंग आइलैंड है हम उसको अपने आप में यूनिफाई कर लेंगे, चाहे से हमें मिलिट्री का यूज भी करना पड़े। और जब से उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी वाला जो उनकी पॉलिसी थी उसको ड्रॉप किया है, तब से ये चीजें और ज्यादा एक बड़ा गिफ्ट है चाइना के लिए। तो जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को सिमिलर एक्सपेंशनिस्ट पाथ पे डाला है वो एक बहुत ही बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है जो कि आने वाले टाइम पे चाइना को फेवर करेगा। चाइना इसको यूटिलाइज कर सकता है और जो भी वो करना चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर में वो करेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ही अब वो पाथ फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ना तो कोई डिफरेंस है ट्रंप में, ना है डिफरेंस जी जिनपिंग में, ना रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन में, क्योंकि इन सबका एक ही मकसद है कि हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना है, हमें किसी नेशंस को ऑक्यूपाई करना है, तो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाएगा। और स्पेशली अगर फिर भी नहीं माना जाता तो फिर हम करेंगे मिलिट्री फोर्स यानी कि कोवर्जन का यूज। तो कहीं ना कहीं हार्ड पावर का जो चलन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और सॉफ्ट पावर का कम। और कहीं ना कहीं ये पीपल टू पीपल जो कनेक्ट होते हैं, जो टाइज होते हैं, उसको ये ब्रेक करता है, राइट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इंडिया के जो रिलेशंस है बाकी नेशंस के साथ में, उसमें सबसे बड़ा जो अगर मैं एक फैक्टर बताऊं तो हार्ड पावर से ज्यादा वो सॉफ्ट पावर है, जहां पे हम वसुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट बोलते हैं कि होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, जहां पे हम पीपल टू पीपल कनेक्टाइज के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स अगर नॉर्मलाइज कर देगा तो दैट विल बी अ गिफ्ट टू चाइना। अब जैसे क्रैकडाउन किया है उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजेंसी एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक गवर्नमेंट की फॉरेन एड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन एड देती है और मैंने आपको बताया किन किन रीजन्स में ये देती है। उसको बंद इसलिए कर दिया गया, शट इसलिए कर दिया गया क्योंकि बोला गया कि ये इनएफिशिएंट है, ये करप्ट है और साथ साथ में ये टैक्स पेयर्स का पैसा खराब करती है। अब देखिए कुछ प्रोग्राम्स तो इनएफेक्टिव रहे हैं, जिसमें कि जो वुहान इंस्टीट्यूट था वायरोलॉजी का, जो कि जैसा कि कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी कि कोविड-19 का ओरिजिन जो है वो इस चाइना की लैब से आया है, उसमें भी जो यूएस एड है, ये प्रोग्राम जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता था जिससे कि पेंडेमिक को प्रिवेंट किया जा सके। इस वजह से तो मैं कह सकता हूं कि ये इनइफेक्टिव है। बट वो क्या जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है, जैसे कि डिजीज के आउटब्रेक्स हो गए, अगर डिजीज स्प्रेड हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये फॉरेन एड वहां हेल्प करती थी। फूड शॉर्टेजेस को वहां एड्रेस किया जाता था, एजुकेशन को इंप्रूव किया जाता था, हेल्थ केयर को इंप्रूव किया जाता, जिससे कि आप क्या करते थे, आप गुडविल बनाते थे, आप अलायंसेस बनाते थे, आप अपनी प्रेजेंस इन नेशंस में रखते थे, राइट। और अब आप उसको कम कर रहे हो। ये ह्यूमैनिटेरियन एड एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करती है, बट अगर आप इन ऑपरेशंस को कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं जो यूएस की एक इमेज है उसको आप ग्लोबली हर्ट कर रहे हो और वो क्या ना कहीं चाइना को फायदा देते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से जैसे यूएस स्टेप कर रहा है बैक तो फ्रॉम प्रोवाइडिंग एड, तो चाइना क्या करेगा, चाइना इन शूज को फिलअप करने की कोशिश करेगा अफ्रीका के अंदर, और कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीड में भी हैं चाइना अगर ऐसा करता है तो, और उससे वो अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएगा। अब इंडिया का क्या रोल था, इंडिया का रोल ये था कि वो ग्लोबल साउथ में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करेगा, बट यूएस के सपोर्ट के बिना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है। और इस वजह से चाइना जो है वो जब इस स्थिति को आइडेंटिफाई कर लेगा इस कि अब यूएस विड्रॉ कर रहा है पर्टिकुलर डेवलपिंग नेशंस, तो फिर वो असिस्टेंस के तौर पे या फिर वो अपने फोर्स के तौर पे इन एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। तो यूएस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इन थिएटर से वो अपने आप को विड्रॉ करे और एलीज को अबेंडन करे छोटे छोटे इश्यूज के लिए। अब ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में एक तो ये शिफ्ट आया है कि टैरिफ्स को यूज किया जाए एज एन एग्रेसिव पॉलिसी। दूसरा वो बोलते हैं कि मैं बायलैटरल टाइज पे ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि मल्टीलेटरल टाइज पे,
या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पे। और इसी की वजह से ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, जिस तरीके से ट्रांस अटलांटिक अलायंस विद यूरोप जो है वो वीक होता जा रहा है और यूएस की अटेंशन जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में जा रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भैया यूरोप जी आप अपना रीजन खुद संभालिए, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ग्लोबली आप उन लोगों के साथ में अच्छा इन्फ्लुएंस रख सकते थे। वहां पे कोई चीज़ होती है, आज अगर रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस का इतना बड़ा रोल है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहा है उनका, राइट। और फिर जिस तरीके से वो अलायंसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये अलाउ करेगा चाइना को, रशिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को एक ग्रुप बनाने में, एक ब्लॉक बनाने में, जो कि यूएस को चैलेंज कर सकता है। अब रशिया अपने आप को इन्फ्लुएंस करेगा यूरोप में, ईरान अपने आप को इन्फ्लुएंस करेगा वेस्ट एशिया में, और चाइना अपने आप को इन्फ्लुएंस करेगा, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा साउथ चाइना सी में, और नॉर्थ कोरिया आपके इस रीजन के अंदर जो कोरियन पेनिनसुला है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टैरिफ से क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो पॉलिसी है जो कि आपकी पार्टनरशिप को खत्म कर रहा है। जिस तरीके से आपके अलाई जो हैं वो एडवर्सरीज में बदलते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उससे आपकी जॉब की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, हालांकि आप अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट इससे ये नहीं है कि आप जॉब क्रिएट कर पाएंगे। और इस वजह से होगा क्या, कंट्रीज जो है चाइना की तरफ टिल्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि जो भी ओवर सप्लाई होगा, अगर आपने टैरिफ लगा दिए, आपकी जगह इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो चाइना को इंपोर्ट किया जाएगा, या फिर चाइना इन नेशंस में इंपोर्ट करेगा, या फिर इन नेशंस के साथ में अपने रिलेशनशिप जो है स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आएगा। तो ये समझना पड़ेगा, ग्रेट पावर्स सिर्फ इसलिए नहीं बनती हैं कि वो इकोनॉमिक माइट है, मिलिट्री माइट है, बट इसलिए भी बनती हैं कि वो कितना अलायंसेस बना पाती हैं, जिससे कि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़े। और उन्हें बिगर पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन वो छोटे छोटे इश्यूज को लेके बैठी रहे, चाहे से वो टैरिफ्स हो या फिर स्मॉल ट्रेड डेफिसिट्स हो। उनको बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए। आप टैरिफ्स की वजह से आप धमका रहे हो जिससे कि आपकी बेटर नेगोशिएशन हो सके, बट कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ता है दोनों मार्केट्स पे, कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कनेक्टाइज हैं वो भी खराब होते हैं, और ऐसा ही फायदा उठाया जाता है चाइना जैसे नेशंस के द्वारा। तो जैसे ही यूएस अपने आप को पुल कर लेगा इस ग्लोबल लीडरशिप पे, चाहे से वो अनइंटेंशनली हो, चाइना के जो ग्लोबल एम्बिशन है, हम देखेंगे कि चाइना इस पूरे वैक्यूम को फिल करता हुआ नजर आएगा। और जो उसका एक ड्रीम है कि हमें डोमिनेंट ग्लोबल पावर बनना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, चाइना जो है बैठा है पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर, यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम पे फिर हम यही कहेंगे कि ये चाइना के द्वारा डोमिनेट किया गया एक वर्ल्ड ऑर्डर है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया आरंभ 2025, जो कि बिगेस्ट इवेंट होने वाला है जेई नीट यूजी एंड फाउंडेशन के लिए। बहुत सारे बिग सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और ये होगा मार्च 1 को 7 से 9 PM। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। पहले मैंने आपको पूरी एक क्लियर पिक्चर दी है कि किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे थे, फिर पीपीटीज के दौरान आपको बताया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एक दो जगह चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।